बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। अब बच्चों का सवाल आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा की मनोवृत्ति और शिक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा विलक्षण हो गया है कि हर आदमी पढ़ने के साथ साथ इस बात को जोड़ लेता है कि हमको पढ़ने के बाद नौकरी मिल ही जाएगी और नौकरी करनी ही चाहिए। नौकरी अर्थात शिक्षा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आज। विद्यार्थियों से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर पूछा जाए कि आपका भविष्य क्या है और आप क्या करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का एक ही उत्तर होगा कि हम नौकरी करेंगे। इतनी नौकरी कहाँ से आएगी जब सारे के सारे देश के नागरिक पढ़ने लगेंगे और हर नागरिक की यह इच्छा होगी कि हमको नौकरी ही मिलनी चाहिए। तो सबको नौकर कौन रखेगा? नौकर की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। फिर क्या होगा? पढ़ाई और नौकरी बिल्कुल अलग अलग बात है। नौकरी का अर्थ यह जरूर है कि शिक्षा के साथ लोगों को इतना ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वह स्वावलंबी बन सके। उनके पैतृक व्यवसाय जो कुछ भी होते हैं उनमें उसको निष्णात करना शिक्षा का काम है। जो किसान के बच्चे हैं उनको खेती बाड़ी की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए और वो बच्चे अपने बड़े होने के बाद में पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के तरीके से और भी अच्छी तरह से खेती बाड़ी करना शुरू करें, पशुपालन शुरू करें, नया उद्योग शुरू करें। ऐसी जानकारी मिले तो किसानों के बालकों को नौकरी तलाश करने की आवश्यकता क्यों हो। शिक्षा का यह उद्देश्य है, किस ओहदे का लड़का है। प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद में बच्चों की रुचि और व्यवसाय का निर्धारण वहीं हो जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, आखिर उनको जीविका के लिए क्या करना है। किसान के बच्चों को किसान के लायक शिक्षा, दुकानदार के बच्चों को दुकानदार के लायक शिक्षा, जिनके माँ बाप, जिनके घर वाले व्यापार करते हैं उनको उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए छोटी उम्र से ही। प्राइमरी के बाद शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? 5वें दर्जे के बाद बेसिक शिक्षा का निर्धारण हो जाना चाहिए। दुकानदार के बच्चों को किस चीज की जरूरत है, हिसाब किताब से लेकर के और व्यापारिक ज्ञान तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जिस आदमी को सरकारी नौकरी करनी है उसे देखा जाए कि उसको नौकरी की आवश्यकता भी है कि नहीं। उसके लिए सरकार को या दूसरी संस्था को पहले से ही मांग घोषित करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इतने नौकरों की जरूरत पड़ेगी। उन नौकरों की मांग के अनुरूप और अनुपात से इस तरीके से व्यक्ति विकसित किए जाने चाहिए कि उन नौकरियों में फिट हो सके और लगभग उतने ही पढ़ें। हर साल नए इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें बूढ़े लोगों का रिटायर हो जाना शामिल है और नयों की वृद्धि शामिल है। मान लीजिए 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती करने के साथ पहले ही देख लेना चाहिए कि 1000 की जगह पर 1500 इंजीनियरों को पैदा करने का इंतजाम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 इंजीनियरों की जरूरत है और 10,000 इंजीनियर पैदा किए जाएं और 9000 इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारा वक्त खर्च किया है और पैसा खर्च किया है, उनका क्या होगा। इस तरीके से जो नौकरी की बात है उसको पहले राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए, कारखानों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए और मोटा अनुपात लगाया जाए कि इतने लोगों को शिक्षित किया जाए। खासतौर से सरकारी नौकरियों के बारे में। प्राइवेट नौकरियों की तो बात अलग है, वहाँ उसकी व्यवस्था का अंदाज लगाना मुश्किल है। सरकारी नौकरों का अंदाज लग सकता है और इस तरह की नौकरी के स्कूल, सरकारी सेवा और प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्राथमिक शिक्षा से ही जानकार बने ताकि वो उस मशीनरी में ठीक से फिट हो सके। इस तरीके से खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में इस अनुपात से ही शिक्षण दिया जाना चाहिए और अनावश्यक लोगों की भर्ती पहले से ही बंद कर देनी चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या खड़ी ना हो, बेकारी की समस्या ना हो, बेरोजगारी की समस्या ना हो। शिक्षा के साथ
स्वावलंबन, कुटीर उद्योग। शिक्षा का एक और भी उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्वावलंबन शिक्षा के बारे में कुटीर उद्योगों पर ध्यान दे। अपना देश इस तरीके से बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए देश में बड़े उद्योग देहातों में चलाए नहीं जा सकते। बड़े व्यवसायों के लिए केवल शहरों में गुंजाइश है। छोटे देहातों में बड़े व्यवसाय नहीं हो सकते। बड़े व्यवसायों को बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमारे देश में, जो बहुत ही गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, फैला हुआ देश है, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। जापान की आदर्शवादिता। जापान ने जो भी उन्नति की है, कुटीर उद्योगों के माध्यम से की है। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर और मोहल्ले-मोहल्ले में इस तरह का प्रयत्न किया कि हर व्यक्ति को जो श्रम बच जाता है, जो समय बच जाता है, उसका उपयोग किया जा सके। जापान में पढ़ने के बाद में स्कूली बच्चे भी कुछ काम कर लेते हैं अपने घर में लगी हुई मशीनों के द्वारा। महिलाएं खाना पकाने के बाद और घर की व्यवस्था बनाने के बाद जो बच्चों को संभालती हैं, घर में रहती हैं, उनके लिए भी ऐसे गृह उद्योग मिल जाते हैं जिसमें कि वे कई घंटे काम कर सकें, कई घंटे काम करके जीविका कमा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उपयोग करने के लायक कुछ काम मिल सके, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। उसके बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। एक आदमी कमाए और सारा घर खाए, ये क्या बात है? एक कमाता है, बाकी लोग जो समर्थ हैं, बड़ी उम्र के हैं और जो काम करने में समर्थ हैं, उनको काम क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतने आदमियों की श्रम शक्ति बेकार चली जाए तो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होनी स्वाभाविक ही है। एक ही आदमी कमाए, सारा घर खाए तो घर में आर्थिक संकट होना स्वाभाविक ही है। हर आदमी को किसी न किसी रूप में कमाना चाहिए। यह हमारे समाज की व्यवस्था का काम है। शिक्षा की व्यवस्था का काम है कि ऐसा शिक्षण दे, खासतौर से कुटीर उद्योगों के संबंध में, कि प्रत्येक घर में कोई न कोई उद्योग लगे और उन कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं को बेचने का और उनको मार्केट में लाने का, बिक्री करने का कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से होना चाहिए। एक आदमी चीज बनाए और वही बेचता फिरे, ये क्या ढंग है? साबुन घर में कोई बनाए और वही सिर पर रखकर घर घर में बेचे, तो 1/4 समय बनाने के लिए और 3/4 समय बेचने के लिए, फिर क्या लागत आएगी? बिक्री का काम उत्पादक का नहीं होना चाहिए। उत्पादक अलग हों और विक्रय करने वालों की संस्थाएं अलग हों। इससे बनाने वालों को भी निश्चिंतता होती है। बिक्री के लिए स्रोत भी ठीक बन जाते हैं और बाहर भेजना हो तो वो भी ठीक बन जाता है। हमारे शिक्षण का उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन की हर समस्या के बारे में व्यक्ति को जानकारी कराना है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, एनाटॉमी से लेकर फिजियोलॉजी तक। हमारे अंग किस तरीके से काम करते हैं और क्यों बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए लोगों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी परिचर्या के लिए और प्राथमिक सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, पर हम देखते हैं कि ये अंग बहुत कम है। हर आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसको पैसे कमाने पड़ते हैं और उद्योग करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। पर हम ये देखते हैं कि जो सामान्य शिक्षा है उसमें आवश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक कुटुंब होता है, परिवार होता है, परिवार की समस्याएं होती हैं, स्त्री की समस्याएं होती हैं, बच्चे पैदा होने की समस्या होती है, गर्भवती की समस्या होती है, बालकों के विकास की समस्या होती है। जो आदमी कुटुंब बनाता है और कुटुंब में रहता है, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग और हमारी शिक्षा में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मनुष्य की राष्ट्रीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, जीवन के विकास करने की समस्याएं, व्यक्तित्व को ठीक रखने की समस्याएं इत्यादि असंख्य समस्याएं
मनुष्य के जीवन में है और खास तौर से आज इस प्रगतिशील जमाने में तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं और क्या होना चाहिए और दुनिया के लोगों ने किस तरीके से अपने अपने देश की आवश्यकता को पूरा किया, कठिनाइयों का समाधान किया, इसकी जानकारी देना शिक्षा का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि कूड़े कबाड़ी की तरीके से निरर्थक बातें बच्चों के दिमाग में ठूसी जाती हैं। उसको ज़बानी याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़बानी याद करने की क्या बात है? व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण। व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, जैसे इतिहास को लीजिए। इतिहास में हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है। कौन सा राजा हुआ? अकबर बादशाह हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं बादशाह हुआ, औरंगजेब हुआ और लॉर्ड क्लाइव आया। क्या मतलब है इनका? ये कहानी एक आधा घंटे में समझाई जा सकती है। इसी तरीके से मुसलमान आए, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, मार काट मचाई, राज किया और भाग गए, मर गए। इससे क्या बनता है और क्या नहीं बनता? इससे क्या लाभ है और क्या हानि? यदि इतिहास पढ़ाया जाना हो तो उस जमाने की परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरह से हुआ और उन परिस्थितियों में हेरफेर क्यों हुआ, विदेशी शासकों के आने का क्या कारण था और शासन व्यवस्था में क्या चूक हुई और जनता से क्या चूक हुई, इस तरीके का विशेषणात्मक शिक्षण दिया जाए जिससे कि आदमी परिस्थितियों के हेर फेर के बारे में थोड़ा जान सके, तब तो बात समझ में आती है। हमने भूतकाल का शिक्षण प्राप्त करने के लिए इतिहास पढ़ा और इस तरह के इतिहास का शिक्षण जरा समझ नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब बच्चों के सिर के ऊपर अनावश्यक भार डालने के बराबर है। आवश्यक विषय ही पढ़ाया जाए। ज्योमेट्री की हर आदमी को क्या आवश्यकता पड़ती है, जरा बताइए ना। ओवरसीयर को पढ़ सकती है, इंजीनियर को पढ़ सकती है, पर हर बच्चे को ज्योमेट्री पढ़नी पड़े इसकी कोई तुक नहीं। ऐसे तो बहुत से विषय हैं जिन्हें कहा जाए यह भी जरूरी है तो जमीन खोदने से लेकर के और आसमान में तारे सितारे गिनने तक सब पढ़ता रहे तो 100 जन्म में भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। बच्चों के ऊपर इतना अनावश्यक भार नहीं डालना चाहिए जो जीवन में काम आता है। जीवन में काम आने वाले ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो विशेष विषय के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनके शिक्षण की अलग व्यवस्था हो। जैसे कि मान लीजिए ग्रह नक्षत्रों के चाल के बारे में कोई बच्चा रुचि रखता है या अन्य विदेशी भाषा के बारे में उसको कोई ज्ञान है, इच्छा है, उसके लिए अलग से शिक्षण किया जाना चाहिए। सारे बच्चों पर भार क्यों डाला जाए? शिक्षा की व्यवस्था में प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि व्यावहारिक जीवन नहीं, आंतरिक जीवन जो कि मनुष्य का वास्तविक जीवन है उसको कैसे जिया जाए, इसका परिपूर्ण शिक्षण किया जाना चाहिए।